Hello, my lovely souls out there. This is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to start next part of टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आई होप दोनों पार्ट से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई क्वेरी है अगर है फिर भी तो ARK9 के व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे भेजिएगा, मैं डेफिनेटली अटेंड करूंगा आपकी क्वेरी को। ऑलराइट, कोई क्वेरी रह जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगे का पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, अमलगमेशन। ध्यान से सुनना सर, मैंने पढ़ा हुआ है तब भी ध्यान से सुनना पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर वो तुम्हारा बुक वाला अमलगमेशन नहीं बोलूंगा पूरा, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को अच्छे तरह से सीखने के लिए। जो हो रहा है कॉर्पोरेट में हलचल, उसे जानना बहुत जरूरी है, उसे पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आपकी मेहनत मैं बचा दूंगा। वो कैसे बचा दूंगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, आपको सिर्फ याद करना है, आपको जाके सर्च नहीं करना, ढूंढना नहीं है, देखना नहीं है, सब पता लग जाएगा डिटेल, ठीक है। और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान सुनेगा, हमारा जो टॉपिक है अमलगमेशन, आज का टॉपिक है हमारा अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेशन भी पढ़ाऊंगा, मैनेजमेंट बाय आउट भी पढ़ाऊंगा, टेंडर ऑफर भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं और सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑलराइट, देखिए अमलगमेशन के अंदर हम लोग दो तरह की सिचुएशन रखेंगे, अमलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मेरे साथ बोलिएगा, अमलगमेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आपको देखिएगा अमलगमेशन के अंदर बेसिकली है क्या कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे असूम करते हैं कंपनी ए और कंपनी बी, ध्यान सुनना, कंपनी ए कंपनी बी, बोलो मेरे साथ, कंपनी ए एंड कंपनी बी, इन दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाया सी। मतलब ये दोनों कंपनी, अमलगमेशन का मतलब ये दो कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी क्या हो गई, आपस में एक तरह से मर्ज हो गई एंड दे क्रिएटेड ए न्यू कंपनी, कंपनी सी। तो कंपनी ए और बी जो है यहां से खत्म हो गया। अगर यही काम होता क्या, एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन सुना है क्या हुआ, अमलगमेशन में two or more companies, one or more companies or two or more companies, you know what, create a new entity, एक नया कंपनी क्रिएट कर लिया, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो क्या होती हैं, वाइंड अप हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन, कंपनी, देखो समझना सुनना, अमलगमेशन में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अगर आपने देखा होगा, एसबीआई ने एसबीबीजे बैंक को क्या किया, एसबीआई जो एग्जिस्टिंग एक है ना फॉर्म में एंटिटी थी, उसने क्या करा, एसबीबीजे को क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब यहां पे एसबीबीजे तो खत्म हो गया और एसबीआई कंटिन्यू है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बेसिकली कंपनी ए जो होती है वो दूसरी कंपनी को क्या कर देती है, याद रखिएगा, एक तरीके से वो एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और जिस कंपनी के साथ वो जुड़ रही है वो वहां पर उसको वो वाइंड अप हो जाता है। दोनों वाइंड अप नहीं होते हैं, जबकि अमलगमेशन में देखने का क्या मिला था हमको कि दोनों कंपनीज ही वाइंड अप हो जाएंगी, एक नया कंपनी ए मतलब सी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने फिर एग्जांपल देखिए वापस बताऊंगा, क्या पीवीआर और इनॉक्स में क्या हुआ था, पीवीआर और इनॉक्स, अब ये एक कंपनी बन गया, मर्ज हो गया आपस में, पीवीआर और इनॉक्स, ठीक है। पहले अलग अलग थे ना, तो दोनों क्या हुआ आपस में, अमलगमेटेड हो गए। इन्होंने कंपनी का नाम क्या रख दिया, अब पीवीआर इनॉक्स। अब ये पूरा नाम क्या हो गया इसका, पीवीआर इनॉक्स। तो क्या दोनों अब हैं, नहीं जी, पीवीआर इनॉक्स अलग अलग अब नहीं रही, अब ये एक हो गई, तो एक नया कंपनी क्रिएट हो गया। इसके अंदर क्या हो रहा था, एसबीआई ने एसबीबीजे को क्यों क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एसबीबीजे तो खत्म हो गया और एसबीआई कंटिन्यू है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये बात समझना, तो मैं जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं लाइन रटवा दूंगा, और बहुत टीचर जो लाइन रटवा देता है तुमको, आपको लगता है वो सही है तो आप उनसे पढ़ लीजिए। यहां तो मॉड्यूल से बताऊंगा और एक्चुअली समझाऊंगा भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइएगा ध्यान से देखिएगा, अमलगमेशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब मुझे की बात पता है तुमको, कंपनीज एक्ट अमलगमेशन का डेफिनेशन नहीं देता है। अब अमलगमेशन का डेफिनेशन समझना है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ना पड़ता है। वो कैसे है वो आगे बताऊंगा, पहले यहां थोड़ा सा समझते हैं कि अमलगमेशन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। क्या हुआ था पीवीआर और इनॉक्स के केसेस में, इन्होंने दोनों ने क्या करा, पीवीआर इनॉक्स आपस में मिल गए और एक नया एंटिटी क्रिएट कर लिया जिसका नाम पूरा क्या हो गया, पीवीआर इनॉक्स। इंक्लूड्स टू और मोर कंपनीज ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। चाहो तो अपने मॉड्यूल में सेट में लिखो ना यार, तुम कब लिखोगे, पीवीआर इनॉक्स। ट्रस्ट मी माय डियर ऑल, मेरा बात ध्यान सुनना, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स आप कोड करके आएंगे ना एग्जामिनर, आपके मार्क्स उसी लेवल पर वेटेज बढ़ जाएगी। ऑलराइट, दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन और ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय अदर। ब्लेंडिंग ऑफ वन, एसबीआई ने एसबीबीजे को क्या किया, ब्लेंड कर दिया। देखो एसबीआई ने एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सो यहां इन्होंने एक डायग्राम भी बता रखा है कि भैया कंपनी ए
और कंपनी बी, इन्होंने सी कंपनी क्रिएट किया। जैसे मैंने कहा पीवीआर और इनॉक्स, इन्होंने मिलकर क्या किया, पीवीआर इनॉक्स। तो ए और बी बोथ आर वाउंड अप, और एक क्या किया, नया क्रिएट कर दिया। यहां पर कंपनी ए और कंपनी बी मिला और कंपनी ए बन गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एग्जिस्टिंग कंपनी ए टेक्स ओवर बी, बी इज वाउंड अप। जैसे यहां पर मैंने कहा एसबीआई बैंक ने, और जहां पे बी कौन हो गई हमारी, एसबीबीजे बैंक, तो यहां पर एसबीआई कंटिन्यू है और एसबीबीजे बैंक वाइंड अप हो गया। अब ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से समझना, अपना बुद्धि में रखना। क्या हो रहा है अमलगमेशन में, अमलगमेशन इज नथिंग सिंपली यू नो व्हाट, ऑफ कोर्स टाइप ऑफ मर्जर ही है, एक तरीके का मर्जर ही है, जहां पे दो कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और एक नया कंपनी क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम हमारे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर ये वो आपको बता रहा हूँ टॉप है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, टाटा एयर, देखो एयर इंडिया और टाटा के बीच में हुआ था, टाटा और एयर इंडिया के बीच में हुआ था, बहुत बड़ी डील थी ये, ठीक है सर। इसके सारी बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताऊंगा, सारा चीज बताएंगे, ठीक है। पीवीआर इनॉक्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा मर्जर रहा है, पीवीआर इनॉक्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मर्जर रहा है, सब समझाएंगे। इलॉन मस्क एंड ट्विटर, मैंने लास्ट सेशन में बताया था आप लोगों को, ये वाला एक बहुत बड़ा मर्जर रहा है। जी ऑफ कोर्स आपने सुना होगा नाम, ऑफ कोर्स ऐसे सुना होगा यार, एंटरटेनमेंट चैनल है, ठीक है। और सोनी पिक्चर नेटवर्क, इन दोनों के बीच में भी हुआ है, जिसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मर्जर, ठीक है। ऐसे ही जोमैटो एंड ब्लिंकिट, ये लिखो अपना मॉड्यूल में भाई, मॉड्यूल में लिखो, आप लोग लिखोगे, नोट करोगे तभी तो काम आएंगे। मॉड्यूल में दे रखे, पुराने एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, तो अब लेटेस्ट लिखो, ठीक है। ये डिटेल में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कितने क्या छोड़ दिया है, बताएंगे, ये तो नोट करवा रहे हैं, ठीक है। आइए मॉड्यूल में आइएगा। अमलगेशन इज अ लीगल प्रोसेस, कैसा है भाई, लीगल प्रोसेस है, हाईलाइट करना अपनी बुक में, बाय विच 2 or more companies are joined together to form a new entity, or 1 or more companies are to be absorbed or blended with the other. As a consequence, the amalgamating company loses its existence and its shareholders become the shareholder of new कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, मैंने कई अपने बच्चों को देखा है, मेरे तो नहीं, मेरे अपने बच्चे नहीं कह रहा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, ध्यान सुनना, उन्हें कंफ्यूजन रहता है अमलगमेटेड, अमलगमेटिंग, सर ये है क्या कॉन्सेप्ट, ये पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो ट्रांसफरर, नोट कर लेना, ट्रांसफरर क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफरर, ठीक है। इसका बोल रहे हैं अमलगमेटिंग, ठीक है। दूसरी कंपनी हमारी कौन सी है, ट्रांसफरी, जिसे बोल रहे हैं अमलगमेटेड, ठीक है, अमलगमेटेड। अब ध्यान से सुनना, इसको एग्जांपल समझा रहा हूं, क्या कह रहे हैं, ट्रांसफरर, और जिसको यहां पे मीनिंग क्या है, अमलगमेटिंग, और ट्रांसफरी, अमलगमेटेड, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जैसे मैंने अभी कहा कि अमलगमेटिंग कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी। अब उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें मेरे एग्जांपल्स यहां पे काम आएंगे। जैसे पीवीआर इनॉक्स, 2 अलग अलग कंपनीज, ठीक है, पीवीआर अलग, इनॉक्स अलग, ठीक है, ये 2 अलग अलग कंपनीज हैं। जब ये मिलकर दूसरी कंपनी क्रिएट कर दिया इन्होंने, कौन सा, पीवीआर इनॉक्स, पूरी कंपनी का नाम क्या हो गया, पीवीआर इनॉक्स। बात पकड़ में आ रहा है, 2 अलग अलग कंपनी, कौन कौन सी, यहां बता रहे हैं पीवीआर और इनॉक्स, 2 अलग अलग कंपनीज थी, ऑफ कोर्स जानते हैं, समझते हैं। तो ये कौन सी कंपनी होगी, ट्रांसफरर, जिसे बोल रहे हैं अमलगमेटिंग, ठीक है। और जब ये कंपनी क्या हो जाएंगी, एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे, उसे बोलेंगे हम ट्रांसफरी, जिसका नाम क्या होता है, अमलगमेटेड कंपनी। तो उन्होंने एक नया कंपनी कौन सा क्रिएट कर लिया, पीवीआर इनॉक्स। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है डेफिनेशन पे, ठीक है, तो इसको मैं यहां क्लियर कर दिया है, अभी बार बार रिपीट होगा तो चिंता मत करना, आगे भी समझाऊंगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अमलगमेशन क्या है, एक लीगल प्रोसेस है, मेरे साथ बोलिएगा, अमलगमेशन इज अ लीगल प्रोसेस by which 2 or more companies are joined together, अभी देखा ना हमने, और to form a new entity, or 1 or more companies are to be absorbed or blended with other company. As a consequence, amalgamating company loses its existence and its shareholder become the shareholder of new company और amalgamated company। किसके बन जाएंगे, अपना कॉपी में बनाओ यार, साइड में बनाओ ना, ऐसा नोट बनाओ, उसको बनाना, इस बार बनाओ, देखो समझो कि यहां पर कौन सी कंपनी थी, अमलगमेटिंग, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है,
क्या कर रही हैं दोनों मिलकर, दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर रही हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, अमल ट्रांसफरी कंपनी या फिर अमलगमेटेड कंपनी। तो शेयर होल्डर जो पहले इसके अलग थे, पीवीआर के अलग थे और इनॉक्स कंपनी के अलग थे, इनके जो शेयर होल्डर्स थे, ध्यान से सुनना, अब इसके शेयर होल्डर्स क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर ऑफ नई कंपनी के, न्यू कंपनी के, न्यू एंटिटी के क्या बन जाएंगे, वो शेयर होल्डर। क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ध्यान से समझना, जब हम यहां बोल रहे हैं ना, या तो नया कंपनी क्रिएट किया है या एब्जॉर्प्शन किया है। अगर इसी केस में हम देखते एब्जॉर्प्शन में, तो हमने देखा था एसबीआई एंड एसबीबीजे। तो एसबीआई ने जब एसबीबीजे को पूरी तरीके से क्या कर लिया, अपना कंट्रोल ले लिया, तो एसबीबीजे खत्म हो गया, यहां पर एसबीआई ने एब्जॉर्प्शन कर लिया। क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों को। क्लियर? आगे देखते हैं, आइए मॉड्यूल में ही आओ वापस। सर मॉड्यूल क्या आपने हटा दिया है, देखो आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, property assets liabilities of one or more companies is taken over by other company or are absorbed by or and transferred to existing company or a new company। अब यहां पर क्या होगा जिस केस में, ध्यान से सुनने जाना, एकदम ध्यान सुनना। इस केस में क्या होगा, जो भी पीवीआर इनॉक्स की, दोनों अलग अलग कंपनी थी ना यहाँ पर, ये दोनों अभी तो अलग अलग कंपनी से, पीवीआर इनॉक्स अलग अलग कंपनी, ध्यान से देखो। तो इनकी क्या क्या चीजें, इनकी एसेट्स लायबिलिटीज प्रॉपर्टी, एसेट्स लायबिलिटी एंड प्रॉपर्टी अब क्या होंगी, या तो वो ट्रांसफर हो जाएंगी नई कंपनी को, ट्रांसफर टू न्यू एंटिटी, या तो नई एंटिटी को चली जाएंगी, ठीक है, या एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब्ड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। सर एग्जिस्टिंग कंपनी, हाँ, जैसे तुमने जानी थी अभी कि एसबीआई और एसपीबीजे, मेरे क्लाइंट का केस भी चल रहा है एसबीबीजे का, एक्चुअली एसबीजे तो अब नहीं है, तो अब कौन है, एसबीआई। अब ध्यान सुनना, जब मेरे क्लाइंट का केस है यहां पर एसबीबीजे के अंदर, ठीक है, तो जो लायबिलिटीज किसकी बन रही थी, एसबीबीजे की, वो अब लायबिलिटीज किसकी हो जाएंगी, एसबीआई की। बात पकड़ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एसबीबीजे को एसबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एग्जिस्टिंग कंपनी की, एग्जिस्टिंग कंपनी बोल लीजिएगा, या उसको हम ट्रांसफरर या अमलगमेटिंग कंपनी कहेंगे, वो किसकी हो जाएंगी, न्यू एंटिटी की, जिसको हम बोलेंगे अमलगमेटेड कंपनी। क्लियर है? या एब्जॉर्ब कंपनी। क्लियर? चलिएगा आगे, अब देखिएगा, देयरफॉर उसका अपना मॉड्यूल साइड में सामने रखो। देखो सुनो, इस वक्त तुम मुझे ही देख रहे हो, जो इंडिविजुअली बच्चा मुझे इस वक्त देख रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान सुने मेरी बात को। मॉड्यूल सामने अपने रखा हुआ है, लैपटॉप, आई होप डेस्कटॉप जो भी है, या इवन आप सेल फोन में भी अगर देख रहे हैं तो सामने रखिएगा, आराम से बैठेगा, मॉड्यूल रखिएगा, बिल्कुल ऐसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जैसे आप और मैं आपस में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सो सिर्फ इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। अब मॉड्यूल के अंदर ही आइएगा, पैराग्राफ सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। द एसेंस ऑफ अमलगमेशन इज टू मेक एन अरेंजमेंट thereby uniting the undertaking of two or more companies so that they become vested in under the control of one company which may or may not be the original of two or more of such uniting companies। अभी कह रहा है which may or may not। अभी हमने देखा ना, जरूरी नहीं है कि वही कंपनी एग्जिस्ट करे। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया पीवीआर इनॉक्स तो खत्म हो गया, अब एक नया कंपनी क्रिएट कर दिया पीवीआर इनॉक्स। और कई बार क्या होता है, जैसे एसबीआई केस में एसबीआई एज इट इज है और एसबीबीजे खत्म हो गया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया बाय एसबीआई थ्रू, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ये बात भी। अब देखो आगे, अमलगमेशन इज नॉट डिफाइंड कंपनीज एक्ट, सो क्या करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस अमलगमेशन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे हम डेफिनेशन में, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखेंगे। देखिएगा, पहला प्रॉपर्टी का एस्पेक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग लायबिलिटीज पे ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टीज कवर करेंगे वहां पर, फिर लायबिलिटीज कवर करेंगे। एंड जो शेयर होल्डर्स होंगे हमारे, उनको हम शेयर होल्डर बनाएंगे, किसके, अमलगमेटेड कंपनी के, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स किसके शेयरहोल्डर्स बन जाएंगे, अमलगमेटेड कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर? जो एक नया कंपनी क्रिएट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब दिस कंपनी को किया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा
सो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। अमलगमेशन मॉड्यूल में आइएगा। अमलगमेशन रिलेशन टू कंपनीज मींस मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अदर कंपनी और द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी। The company or companies which so merge being referred to the amalgamating company or companies, and the company with which they merge or which is formed as a result of the merger, the amalgamated company, जो नया बन के आएगा। क्लियर है? So in such a manner that all the properties of amalgamating company or companies immediately before the amalgamation becomes the property of amalgamated company। जितना भी हमने देखा था ना, जितना भी होगा, जैसे मैंने यहाँ केस में हम बताया आपको कि पीवीआर और इनॉक्स का दोनों अलग अलग कंपनीज से, इनका जो भी प्रॉपर्टीज होगा बिफोर द अमलगमेशन, देन आफ्टर द अमलगमेशन क्या होगा, बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। क्लियर एकदम, जो यहाँ हमारे एग्जांपल में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, आओ फिर कहता है all liabilities of amalgamating company or companies immediately before the amalgamation। तो सिंपल से बात है, जितनी एसेट्स कंपनीज के जो पुरानी कंपनीज है, कहा जाए एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके अब न्यू कंपनी जो बना रहे हैं वहां सब लायबिलिटीज से जाना है, वही सारा शिफ्ट हो जाना है क्या, प्रॉपर्टीज। और जो शेयर होल्डर्स होगा नॉट लेस देन 3/4 मतलब 75% जो शेयर होल्डर होगा ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, जो हमारी पीवीआर इनॉक्स के थे, अब वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे किसके, न्यू कंपनी के। अच्छा, इस 75% जो क्राइटेरिया देखेंगे, इसमें से याद रखिएगा हम उसको डिडक्ट कर देंगे जब किसी शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी किसी न्यू एंटिटी के शेयर्स होल्ड किए हों। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू, इन नंबर्स नहीं, इन वैल्यू। क्लियर है, याद रखिएगा, इन वैल्यू of shares in amalgamating company or the companies other than already held, other than already held then immediately before the amalgamation by or by nominee for amalgamated company और subsidiary अगर है तो उसको नहीं करेंगे काउंट। ठीक है, क्योंकि पहले से अगर ले रखा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। becomes the shareholder of amalgamated company by virtue of the amalgamation। क्लियर हो रहा है, by the virtue of amalgamation। तो जो भी होगा amalgamating company के shareholders not less than 3/4 in value become the shareholder of amalgamated company। और कोई existing अगर holdings है तो उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो नया क्रिएशन हुआ है यहाँ पर पीवीआर इनॉक्स का, तो इसकी ऑलरेडी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर ऑलरेडी इनमें होल्डिंग हो रहा होगा, लेकिन जब भी हम देखेंगे पीवीआर और इनॉक्स के जब हम क्रिएट कर रहे हैं और एक कंपनी में बनाया पीवीआर इनॉक्स, तो इन दोनों के जो शेयर होल्डर्स हैं वो नॉट लेस देन 75% वैल्यू होल्ड करते हैं शेयर्स किसके अंदर, एक नया कंपनी के अंदर, तभी वो अमलगमेशन बनेगा, अदरवाइज अमलगमेशन नहीं होगा। क्लियर है? और भी एस्पेक्ट्स हैं, सब आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में आएंगे ना, तब मैं और क्लियर बताऊंगा। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझेंगे इन सब चीजों को। ऑलराइट, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी इन्होंने एक ऐड कर दी है, इसको भी हाईलाइट अच्छे से करेंगे। देखिए अदरवाइज देन वर्ड यूज कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां पर क्या हुआ है, एक्विजिशन, यहां पे अमलगमेशन नहीं हो रहा है। बोला अगर आपने क्या करा है, एक्वायर करी है क्या कंपनी की प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी पर्सुएंट टू द परचेज किया है। ठीक है, ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय अदर कंपनी एज रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द अदर कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। तो उसको यहां पर हम याद रखिएगा अमलगमेशन ट्रीट नहीं करेंगे। क्या हो रहा है, क्या ही भी मान लीजिएगा जो प्रॉपर्टीज है एक कंपनी की, वो दूसरी कंपनी परचेज कर रही है, प्रॉपर्टी परचेज कर रही है, एंड इट्स पार्ट ऑफ यू नो व्हाट वाइंडिंग अप। इस केसेस में क्या होगा, वो कंपनी वाइंड अप भी हो रहा है। क्या हो रहा है, समझना ध्यान से, आपने क्या करा, उसके एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के प्रॉपर्टीज को परचेज कर लिया, और वो परचेज हो जाने के बाद में वो कंपनी वाइंड अप हो गया। ये जनरली कब होता है, जब ये बैंक्रप्सी वाला हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा कि वहां पर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टीज को परचेज करती है। ठीक है, सो और उसके बाद क्या होता है, वो वाइंड अप हो जाता है। तो उसे हम अमलगमेशन यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जी हाँ, फॉर अमलगमेशन, ये डिटेल में मैं बताऊंगा आगे, बट अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के लिए लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है, कहता है एग्जिस्टिंग कंपनी ए एंड बी आर वाउंड अप एंड न्यू कंपनी सी इज फॉर्म
टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द ए एंड बी, अमलगमेशन, दिस इज अमलगमेशन। जब भी क्या होगा, दो कंपनीज, इससे अच्छा एग्जांपल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि याद हो जाएगा। पीवीआर और इनॉक्स के केसेस में यही हुआ था, वो मिल गए आपस में और एक नया कंपनी क्रिएट कर दिया पीवीआर इनॉक्स, वो क्या है, अमलगमेशन। वहीं कहता है एग्जिस्टिंग कंपनी ए टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी बी व्हिच इज वाउंड अप। जैसे एसबीआई और एसबीबीजे में, तो एसबीआई ने एसबीबीजे को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसबीआई कंटिन्यू है, अगर एसबीआई भी खत्म हो जाता है, एसबीबीजे खत्म हो जाता है और एक नया क्रिएट कर देते हैं मिलकर, तो उसे बोलते हैं अमलगमेशन। और कई बार क्या होता है कि एक नया कंपनी क्रिएट किया जाता है, एक कंपनी ऑलरेडी जो एक्सिस्टिंग कंपनी है वो एक नया कंपनी क्रिएट करता है ताकि वो किसी दूसरी कंपनी को क्या कर ले, एक तरीके से यू नो व्हाट मर्ज हो जाए, सॉरी मर्ज नहीं, एक तरीके से कहेंगे हम लोग उसको यू नो एक्वायर कर ले, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखना, न्यू कंपनी एक्स इज फॉर्म्ड, मतलब एक नया कंपनी एक्स बनाया टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी वाई व्हिच इज वाउंड अप, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो यहां पर अगर आपने मान लीजिएगा कोई एक कंपनी ए थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, उसने एक नई कंपनी क्रिएट करी, क्रिएट एक्स करिए, और एक्स का पर्पस क्या है कि वाई कंपनी को क्या कर ले, वो कंपनी वाई को क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, और वाई यहां पर वाइंड अप हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर आपने सिर्फ एक कंपनी क्रिएट ही इसलिए किया है ताकि दूसरी कंपनी को आप टेक ओवर करें। क्लियर एकदम। अब एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, क्योंकि मैं साथ साथ के मैं बताता जा रहा हूं तो मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा रीजन फॉर अमलगमेशन ऑलमोस्ट वही है जो हमने मर्जर के लिए पढ़े थे, जैसे टू एक्वायर द कैश रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स टू एक्वायर द कैश रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है ना, एक कंपनी जिसके पास में पता है कि है ना प्रॉफिटेबिलिटी, देखो समझो क्या होता है, कई बार ध्यान सुनना, एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, जी हाँ, मतलब उसका प्रॉफिट साइकिल जो है बहुत अच्छा है, वो ग्रो हो चुकी है और आज का डेट में उसका प्रॉफिट यू नो व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया आ रहा है। एक कंपनी जिसके पास एसेट्स बहुत हैं बट लिक्विडिटी इतना नहीं है, तो कई बार ये मर्जर का ये जब बोलते हैं अमलगमेशन करते हैं वही ऑफ कोर्स, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक क्या होता है, टू एक्वायर द कैश रिसोर्सेस, कहता है एलिमिनेट कंपटीशन। वो सेम बातें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, टैक्स सेविंग्स होंगी। टैक्स सेविंग्स कैसे होंगी, जैसे अभी मान लीजिएगा कंपनी कोई भी है, दूसरा कंपनी जो कि लॉस मेकिंग है, ठीक है, तो एक कंपनी क्या करेगा, एक कंपनी अगर बी कंपनी लॉस मेकिंग है तो ए बी के साथ को क्या कर लेगा, बी को बिजनेसेस को मर्ज कर लेगा और उसके लॉसेस, अभी हम देखा ना ऊपर अमलगमेशन के अंदर क्या हुआ था, जो भी उसकी लायबिलिटीज होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके यू नो व्हाट हमने देखा कि यहाँ पर यू नो व्हाट जो भी उसके शेयरहोल्डर्स होंगे वो हमारे शेयरहोल्डर्स बन जाएंगे। इट मींस दैट यहाँ क्या हो रहा है, अगर जब लॉसेस भी हो रहे होंगे तो ऐसे केसेस में दूसरी कंपनी को इसलिए भी एक्वायर किया जाता है ताकि उसके लॉसेस को एब्जॉर्ब करके हम टैक्स सेविंग्स कर सके, बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स जैसे कई चीजों में बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, यू नो व्हाट, जैसे पीवीआर इनॉक्स केस में क्या हुआ, रेंटल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, बहुत हाई रेंट होते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर देखते हैं, टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू, ऑफ कोर्स जब किसी दो कंपनी आपस में मिलेगा, दोनों का नेटवर्क इंक्रीज मिलने के बाद नेटवर्क इंक्रीज होगा, जितना हायर नेटवर्क होगा कंपनी का, शेयर होल्डर का वैल्यू भी तो उतना ही बढ़ेगा। क्लियर। रिड्यूस द डिग्री ऑफ रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ कोर्स अब कई बार आपने ध्यान नहीं दिया, अभी कई बार क्या होता है समझो, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल, टाटा एयर इंडिया मर्जर। अब कई बार क्या होता है कि कॉन्ग्लोमरेट के अंदर, आपने ध्यान होगा, मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स क्या होता है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर साइज बड़ा करने के लिए कंपनीज कॉन्ग्लोमरेट करती है, मतलब दोनों ही डिफरेंट सेक्टर्स हैं। एक कंपनी मान लीजिएगा ऑटोमोबाइल्स में, एक मान लीजिएगा सेलफोन्स बनाती हैं, ये दोनों आपस में मर्ज हो रही हैं। बोला यार ये क्या पागलपन है, बोला जी पागलपन नहीं है, इसका बेनिफिट सुनो, एक तो साइज बढ़ेगा, दूसरा अब दोनों ही नए मार्केट में दोनों के लिए एंटर हो जाएंगे, नए मार्केट में एंटर हो जाएंगे। और मजे की बात है कि जो एक कंपनी वो एक्सपीरियंस्ड है, सपोज ऑटोमोबाइल कंपनी एंटर होना चाहती है किसमें, सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन अगर वो सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली एंटर होती है तो उसके लिए न्यू मार्केट, न्यू एक्सपीरियंस, सब कुछ। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है ऑलरेडी, एज्यूम करके देखो कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कंपनी जो सेलफोन बनाती है, उसके साथ मर्ज होने का बेनिफिट मिलेगा ना, सो कहीं ना कहीं क्या होगा, एलिमिनेट द कंपटीशन जो हमने देखा, एंड डिग्री ऑफ रिस्क भी कम हो जाएगा।
मैनेजल इफेक्टिवनेस, ऑफ कोर्स जब दो डिफरेंट मैनेजमेंट्स आपस में मिलकर काम करेंगे, दो डिफरेंट कंपनीज के मैनेजमेंट्स जो है, मैनेजमेंट टीम आपस में काम करेगी तो ज्यादा इफेक्टिवली यू नो व्हाट हम अच्छे आइडियाज को इनवाइट कर पाएंगे। ऑलराइट, टू अचीव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल गेन, रिवाइवल ऑफ वीक और सिक और इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट कंपनीज। ऑफ कोर्स कई बार नहीं होता जो सिक कंपनीज होती हैं उनको बिल्डिंग के थ्रू परचेज कर लिया जाता है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके रिवाइवल के लिए। सर्वाइवल ऑफ कोर्स और सस्टेनिंग ग्रोथ, ऑफ कोर्स आगे बढ़ते रहने के लिए भी कंपनीज करती हैं। अभी इलॉन मस्क और ट्विटर, इलॉन मस्क क्यों एक्वायर कर रहा है ट्विटर को? ऑफ कोर्स ग्रोथ चाहते हैं। हाँ, द नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप सोच रहे कि अडानी ग्रुप ने अभी हम देखेंगे यू नो अंबुजा सीमेंट को किया, ठीक है, एनडीटीवी को किया, तो ये क्यों कर रहा है? ताकि ग्रोथ आगे करता ही रहे। ऑलराइट, क्लियर एकदम। अब ध्यान सुनना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। आई होप ये आपको याद होगा, ये रिपीट मैं वापस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पॉइंट्स ऑलमोस्ट पहले सेशन में डिस्कस कर लिए डिटेल में। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मींस व्हाट? यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अच्छा नया कंपनी क्रिएट करेंगे सर, ऑफ कोर्स यहां पर जैसे सिटी ग्रुप है, देखो एग्जांपल दे भी रखा है यहां पर आपके बुक में, कहता है कंसोलिडेशन क्रिएट्स अ न्यू कंपनी, स्टॉक होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज अप्रूव द कंसोलिडेशन एंड सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल रिसीव द कॉमन इक्विटी शेयर्स इन अ न्यू फर्म। कंपनी जैसे सिटी ग्रुप के अंदर हुआ था, देखो यहाँ पे सिटी ग्रुप का एग्जांपल दे रखा है। 1988 सिटी ग्रुप एंड ट्रैवलर्स इंश्योरेंस ग्रुप अनाउंस द कंसोलिडेशन व्हिच रिजल्टेड इन अ सिटी ग्रुप, दोनों आपस में मिल गई और सिटी ग्रुप एक क्रिएट कर दिया। कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है, एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है जिसके दोनों के स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर मतलब जो इक्विटी होल्डर्स हैं, जो है ना, उन लोगों ने अप्रूवल दिया दोनों कंपनीज के। एंड देन क्या होगा उसके बाद में, जैसे ही नया कंपनी क्रिएट होगा वो नया कंपनी जो होगा वो अपना शेयर दे देगा, उसे कंसोलिडेशन एक वर्ड हम दे रहे हैं, ठीक है। टेंडर ऑफर, टेंडर ऑफर में क्या होता है, आपने ध्यान से देखा होगा कि जनरली कंपनी, मान लीजिएगा ए कंपनी है, कोई भी इंसान है, ठीक है, और एक कंपनी बी, तो बी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वापस बोल रहा हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उसको कंपनी ए क्या ऑफर देगा उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई हम तुम्हारे शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, हम तुम्हारे शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ऐसे केसेस में अगर जो शेयर होल्डर्स ऑफ ये कंपनी बी के हैं, अगर इन्हें लगता है कि वो अच्छी डील है तो वो सेल कर देते हैं। जो यहां पर ऑफर दिया जा रहा है बाय द कंपनी, से हम क्या बोल रहे हैं, टेंडर ऑफर। वो टेंडर ऑफर किसको दिया जा रहा है, दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। क्लियर है। वन कंपनी ऑफर्स टू परचेज द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अदर कंपनी एट अ स्पेसिफिक प्राइस, द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट्स ऑफर डायरेक्टली टू द अदर कंपनी शेयर होल्डर्स। तो यहां पर कंपनी ए को हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, कंपनी ए को क्या बोलेंगे, एक्वायरर। बोलो क्या बोलेंगे, एक्वायरर। और जो बी है इसको क्या बोलेंगे, टारगेट कंपनी। और कंपनी ए जिसको ऑफर दे रही है, किसको दे रही है, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो ऑफर दिया जा रहा है उसे बोल रहे हैं हम क्या, टेंडर ऑफर। क्लियर है एकदम। देखो, जॉनसन एंड जॉनसन मेड अ टेंडर ऑफर इन 2008 टू एक्वायर Ambrx Biopharmaceutical for $438 million. Oh my God. चलिए, टेंडर ऑफर भी याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे देखते हैं। फिर आता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ध्यान से सुनते जाइएगा। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, यहां क्या हो रहा है, अगर यहां देखा जाए, इंटरेस्टिंग आपने ध्यान दिया होगा, जब भी बेसिकली यू नो बैंकरप्सी के टाइम पर, बैंकरप्सी आप आई होप पढ़ाऊंगा भी, जब पार्ट सेकंड पढ़ेंगे इसी बुक का, हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, डिटेल में जाऊंगा, मैं बताऊंगा। बैंकरप्सी के टाइम पर आपने देखा होगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होता है, बेसिकली क्या होता है, हम बिड इनवाइट करते हैं कि भैया बिड इनवाइट करते हैं ताकि जो कंपनी बैंकरप्ट हो रहा है उसके आप एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। जो बेस्ट बिड होती है, जो बेस्ट बिड होती है, ठीक है, वो आई होप मैं डिटेल में अपने पहले सुना हूं थोड़ा बहुत, लेकिन बताएंगे भी आगे, डिटेल में बताऊंगा। तो उस बेस्ट बिड के अकॉर्डिंग वो बंदा सेलेक्ट किया जाता है, मतलब वो एंटिटी सेलेक्ट की जाती है, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर जो बैंकरप्ट हो रही है कंपनी ना, उसके एसेट्स को परचेज कर लेती है। ध्यान सुनना, देखो, इन अ परचेज ऑफ एसेट्स वन कंपनी एक्वायर्स the assets of other company. Purchase में क्या हो रहा है, one company acquires the assets of other company whose assets are being acquired obtain approval from its shareholders
Purchase of assets is typically during the bankruptcy proceedings where other companies bid for various assets of the bankrupt company which is liquidated upon the final transfer of assets to the acquiring firm. सर समझा दीजिएगा अच्छे से, ऐसे नहीं आया हमको मजा. देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा. अरे भाई हट जा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से. कंपनी ए जो कि आईबीसी प्रोसीडिंग्स में मान लीजिए चल रही है उसके खिलाफ, मतलब बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन लगी हुई है, चल रहा है मामला, ठीक है. एक कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ये क्या कर रही हैं इस कंपनी के एसेट्स के लिए, कंपनी ए की एसेट्स के लिए, कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए की एसेट्स परचेज करने के लिए, क्योंकि ये तो बैंक्रप्सी में चला गया ना, बैंक्रप्सी में कंपनी है तो अलग अलग बिड कर रही हैं ये, ठीक है. तो यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होता है, कंपनी ए के जो शेयर होल्डर्स हैं, बोलो मेरे साथ में, कंपनी ए के शेयर होल्डर्स हैं, और एक कौन सी कंपनी है जो बेसिकली बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग्स में है, तो कंपनी ए के शेयर होल्डर्स से को अप्रूवल देंगे, कंपनी ए के शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे कि ठीक है भाई तुम कंपनी के एसेट सेल कर सकते हो, ठीक है. तो ये कंपनी बी, सी और डी हैं, ये बिड करते हैं, आपने देखा होगा ये बिड करते हैं कंपनी ए के एसेट्स को परचेज करने के लिए. सर एसेट्स परचेज क्यों करते हैं बेटा, एक बात सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं एक है ना, मैं एक मजे की बात बताता हूं, एक अच्छा मौका भी होता है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि है ना कोई टेक्नोलॉजी परचेज करने का कोशिश करता है, कोई यू नो व्हाट उसके प्लांट एस्टैब्लिश प्लांट्स को परचेज करने की कोशिश करता है, तो ये एक अच्छा मौका था कंपनीज के लिए कि वो यू नो व्हाट रनिंग यू नो व्हाट गोइंग कंसर्न भी एक ऑर्गेनाइजेशन को खरीदने की कोशिश करते हैं. तो यहां पर जिसका बी, सी और डी जिसका भी अच्छा प्राइस होगा बिडिंग का, वो उन एसेट्स को परचेज कर लेगा. और क्या होता है, जैसे मैंने कहा बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के अंदर एक्चुअली ऐसा होता है, तो जैसे ही कोई भी, जैसे मान लीजिएगा डी की बिड एक्सेप्ट कर ली गई और हम अज्यूम कर रहे हैं $100 मिलियन की डील हो गई और उन्होंने कंपनी ए की एसेट्स परचेज कर ली, किसने, कंपनी डी ने. तो क्या होगा, अब कंपनी ए जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, और ये 100 मिलियन का जो अमाउंट होगा ये कंपनी क्या करेगा, परचेज कर लेगा, परचेज कंसिडरेशन दे देगा, और जो भी कंपनी ए के क्रेडिटर्स से उनकी पेमेंट कर जाएगी. बात पकड़ में आ रहा है, अब ध्यान से सुनना, इसलिए यहां पर इसको हम क्या बोल रहे थे, परचेज ऑफ एसेट्स, ध्यान से हाईलाइट कर लो मॉड्यूल में अच्छे से. Purchase of assets is typically during the bankruptcy proceedings where other companies bid for various assets of the bankrupt company which is liquidated upon the final transfer of assets to the acquiring firms. Clear हो रहा है? All right sir, clear एकदम. Next topic हमारा है management buyout. बड़ा ही interesting concept है, समझो एक और वापस इसको example समझते हैं. अब देखो, मान लो कि एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है, अरे भाई हटो, ठीक है, मान लीजिए कंपनी है ए, कंपनी ए, ठीक है, इसके अंदर एक्स, वाई और जेड तीन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टर्स ना चाहते हैं अपनी कंपनी, इस कंपनी को सेल आउट करना चाहते हैं कि यार कंपनी को हम सेल आउट कर देंगे, बोला ठीक है कंपनी बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, ठीक है. अब कंपनी को बेचने के लिए ना, ध्यान सुनना, वो कंपनी बेचना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स कौन थे यहां पर, एक्स वाई जेड, तो इन इन्वेस्टर्स को हम बोलेंगे ऑनर्स ऑफ द कंपनी. ये कौन हो गए, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ध्यान सुनना, ठीक है. अब एक्स वाई जेड को लगता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जो हमारी कंपनी ए है, इस कंपनी ए का जो मैनेजमेंट टीम है, कौन, मैनेजमेंट टीम, क्यों ना हम हमारी कंपनी इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम को ही सेल कर दें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट टीम जो है बहुत ही क्लोज है इस बिजनेस साथ में, उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानती है, समझती है. तो ऐसे केसेस में बिजनेस जो ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपनी ऑनर्स वो सेल कर देते हैं कंपनी को किसको, टू द मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी. बात पकड़ में आ रहा है. और जो मैनेजमेंट टीम होती है इसके पास एक अच्छा मौका क्या होता है, टू बिकम ऑनर ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज एन एम्प्लॉय
एम्प्लॉय की तरह काम करने के बजाय अब वो कंपनी के ऑनर बन जाएंगे। अच्छा मौका है ना। अच्छा, ऐसा कब होता है? याद रखिए, जब कोई कंपनी ना प्रॉफिटेबली बिजनेस कर रही होती है, उसका रिस्क कम होता है, उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स मैं बताऊंगा। तो मैनेजमेंट बाय आउट के अंदर कंपनी का ही मैनेजमेंट कंपनी को ही खरीद लेता है। क्लियर एकदम? चलो, मैनेजमेंट बाय आउट के अंदर क्या होगा? आओ, a management buyout is a transaction where company management team purchases the assets and operations of business they manage। क्या करेंगे? परचेज कर लेंगे। मैनेजमेंट क्या कर लेगा? परचेज कर लेगा एसेट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एमबीओपी इज अपीलिंग टू प्रोफेशनल मैनेजर्स टू बिकॉज द ग्रेटर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स फ्रॉम बीइंग ओनर ऑफ द बिजनेस रेदर देन एम्प्लॉय। अब ये मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या होगा? द मैनेजमेंट ऑफ द दिस कंपनी बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब एज एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की तरह काम करने के बजाय ऑनर की तरह काम करेंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कंसल्टेंसी जाइंट ग्रैंड Thorson, overall deal activity including both merger and acquisition and private equity was about 59। एक डेटा दे रहे हैं यहाँ पे 59 बिलियन से ऐसे डील रही है 2017 के अंदर। ठीक है, ये डेटा पुराना है इसलिए मैं बहुत डील में यहाँ नहीं बोलता हूँ बार बार। ठीक है, when looking to exit, अब जो ऑनर से ना, हमारे एग्जांपल में देखा तुमने यहाँ पर XYZ हमने बताए थे ऑनर से, ये इन्वेस्टर्स थे। इन इन्वेस्टर्स लोगों ने क्या किया था? ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये XYZ ने पहले पैसा लगा रखा था। अब ये क्या चाहते हैं? एग्जिट करना। ये चाहते हैं एग्जिट, दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस। अब चाहते हैं इनको ना रियल प्राइस मिल जाए, रियल प्राइस बिजनेस की मिल जाए। अगर ये कॉम्पिटिटर्स को बोलेंगे तुम खरीद लो तो यार मजा नहीं आएगा। तो ये क्या चाहते हैं कि ऐसे ही जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसी को ही हम अपना कंपनी सेल करते हैं। देखो, when looking to exit, a business owner has a number of options. One of these is to sell the company to the existing management team. Clear? And a sale to management may be preferred to a trade sale for a variety of reasons. ट्रेड सेल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे कह रहा है द नंबर ऑफ पोटेंशियल ट्रेड बायर्स मे बी लिमिटेड। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि पोटेंशियल बायर्स, देखो क्या होता है ना, मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, आपको एक प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, ठीक है, और कंपनी के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि कोई अच्छा आपको बायर मिल जाए, बट अगर आपको अच्छे बायर नहीं मिल रहा है ना, अच्छा बायर आपको नहीं मिल रहा है, और आप कि इससे कंपनी की इमेज खराब होती है। क्योंकि एक समझो कि आप एक कंपनी के अनाउंसमेंट किया कि यस वी आर रेडी टू सेल आवर कंपनी, और 10 ऑफर आगे सामने खड़े हो गए, तो कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा ना कि यार लोग इंटरेस्टेड हैं। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया वी वांट टू सेल आवर कंपनी बट वी आर नॉट गेटिंग एनी ऑफर फ्रॉम द यू नो व्हाट पोटेंशियल बायर्स, एक भी ऑफर नहीं मिल रहा है, तो कितना बुरा बेइज्जती होगा, कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। ऐसे केसेस में बड़ा डर होता है। तो कहते हैं कि अगर पोटेंशियल बायर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, and they are limited in numbers, everybody cannot approach to buy the company, all right, the vendors may be nervous about approaching competitors and disclosing sensitive information, or they may feel strongly that company and its staff carry on independently in what they believe to be safe hands. So what they believe, the existing owner of the company, existing owners को क्या लगता है, अगर हम या हमारी कंपनी मैनेजमेंट को टीम को सेल करते हैं तो सेफ हैंड्स में जाएगा इंस्टेड ऑफ सेलिंग द सेम टू द कॉम्पिटिटर्स। In simplest form, management buyout involves management team of a company combining resources to acquire all or part of the company they manage. Most of the time, management team takes full control and ownership, using their expertise to grow the company and drive its फॉरवर्ड। अब इसके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखो यहाँ पर याद रखना, मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट बाय आउट पर क्वेश्चंस आती है, कई बार पूछा गया है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें यहीं पर ही आपको बताता हूँ, याद रखिएगा लेक्चर्स में ही। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर को प्रॉपरली पूरा देखते हैं उन्हें तो पक्का कह रहा हूँ, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से पहले, हर हाल में तुम अच्छा स्कोर करके रहोगे, प्रोवाइडेड लेक्चर्स को ध्यान समझो और रेगुलर टेस्ट करते रहो, ठीक है। हाँ देखो फैक्टर्स क्या क्या होंगे सक्सेसफुल एमबीओ के लिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपनी विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए। अब गुड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हम एटलीस्ट देखें 3-4 साल से, एटलीस्ट 3 ईयर कम से कम कंपनी क्या कर रही है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना रही है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा क्या देखेंगे, गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द कंपनी विदाउट हाई रिस्क फैक्टर। तो
गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो के पास एक अच्छा प्रोस्पेक्ट था, वो कंटिन्यू चलता रहा, तो यू नो व्हाट कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टेड रहे लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है, रिस्क तो इन्वॉल्व होगा बट हाई रिस्क नहीं हो, ठीक है, विदाउट हाई रिस्क, क्योंकि मैनेजमेंट टीम अगर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हाईली रिस्की में बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अब जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस होते हैं, बड़ा रिस्क रहता है, ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखने वाला बात है। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग, गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बोलो मेरे साथ में, गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सुनिए आप मुझे देख रहे हैं इस समय, आई होप इसे मुझे सब बोलेंगे अभी आप और हम बैठ के यहीं कहीं याद कर लेंगे, ठीक है। सो गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बोलिएगा गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होना जरूरी है। आप एक बात सोच के देखो, आप मान लीजिएगा मैनेजमेंट बाय आउट करेगा, इसके लिए तो है नहीं सबकी जेब में पैसा होता है कि निकाला पैसा जाके दिया है, नहीं, सबसे इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको लोन्स लेने पड़ते हैं, बैंक्स से सैंक्शन करवाना पड़ता है, यू नो व्हाट, मार्केट से पैसा लेना होता है। अब ये पैसा आप जब कंपनी खरीदने में लगाएंगे तो एटलीस्ट अब ये तो देखेंगे ना कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप जो लोन पे पैसा ले रहे हैं उसे रीपे कर सकें इसी बिजनेस, इसी कंपनी के प्रॉफिट से। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी इन्वेस्ट किया 5 साल बाद पैसा आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। फिर दूसरी क्या है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, कि अब तक तो अच्छा था लेकिन अब सब कुछ खराब हो रहा है, नहीं, तो कह रहा है कि गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फिर जैसे गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का मैंने एग्जांपल दिया, जोमैटो जैसा बिजनेस हो गया, ठीक है, आपने एक नया कॉन्सेप्ट ढूंढ के ला कर दिया, पेटीएम जैसा बिजनेस हो गया, ये क्या है, नए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। A strong committed management team with a mixture of skills। जी हाँ, mixture of skills मतलब हमारे पास IT एक्सपर्ट्स भी होना चाहिए, फाइनेंस एक्सपर्ट भी हो, ठीक है, और जो कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्ट हो वो भी हमें चाहिए, तो मिक्सचर ऑफ स्किल्स, ठीक है, ऑलराइट। एंड a vendor who is willing to explore a sale to the management team who will be accept the realistic price। of course, अब vendor कौन होगा यहाँ पे, जो existing owners हैं कंपनी के ना, जो सेल करना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो उनको भी एक realistic price मिल जाएगी। and the last one is a deal structure that can be funded and supported by future cash flow of the company। of course, अब मैंने क्या कहा, future cash flow से ये, अब जैसे आज अगर इस कंपनी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया है तो एटलीस्ट ये ही लोन का अमाउंट आपकी कंपनी प्रॉफिट के थ्रू पे ऑफ कर सके। तो फ्यूचर कैश फ्लो एटलीस्ट इतना होना चाहिए ताकि आपकी इस आज की डील को, जो एग्जिस्टिंग जो डील करने वाले मैनेजमेंट बाय आउट की, उस डील को फंड दे सके। अब फंड तो कब चाहिए आपको, जैसे आज चाहिए, आपने पे ऑफ कर दिया, आपने मैनेजमेंट को पैसा, आई मीन ऑनर्स को पैसा दे दिया, आपने मैनेजमेंट बाय आउट कर दिया और मैनेजमेंट टीम ने इसे कंपनी को खरीद लिया। लेकिन अब इसको जो आपने खरीद लिया है पैसा देकर, इस कंपनी से भी तो कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए ना, ताकि वो फ्यूचर में ऑफकोर्स उसको आप सस्टेन कर सकें। सो 4-5 बातें हमें, कुछ खास फैक्टर्स है ध्यान रखने होंगे जब हम मैनेजमेंट बाय आउट कर रहे हैं। पहला क्या होगा, गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे साथ बोल लीजिएगा, गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए विद यू नो व्हाट, नॉट विद हाई रिस्क यू नो व्हाट फैक्टर्स, विदाउट हाई रिस्क फैक्टर्स हो, ठीक है। एंड थर्ड हम क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटेड मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट टीम, ठीक है। एंड फोर्थ क्या होगा, जो वेंडर है ही विल गेट द यू नो व्हाट रियलिस्टिक प्राइस फॉर द डील। एंड द लास्ट वन इज दिस डील इज फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज ऑफ कंपनी एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर IBC, ठीक है। अब मेरे बच्चों को ये वाला तो मैं पूरा का पूरा वैसे ही भी पूरा बुक पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बट यहाँ पर एग्जांपल अच्छा है, देखो, टाटा स्टील हैज टेकन ओवर द बैंकरप्ट भूषण स्टील, आई होप जानते होंगे, भूषण स्टील के 35,200 करोड़, हाँ 35,200 करोड़ का डील किया था, जिसमें टाटा स्टील्स ने भूषण को खरीदने के बाद में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। जी हाँ, किसके अंदर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सो यहाँ पर ये भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मत जानेगा, क्योंकि मैं जनवाने वाला हूँ, डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। ऑलराइट, अब यहां तक के जो चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेरी है NRK9 के व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, करता ही हूं, ठीक है। और धीरे धीरे प्रिपेयर रहेगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहेगा, सेक्रेटरी ऑडिट का लेक्चर्स कंटिन्यू दिख रहेगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।